नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे संचार कौशल और व्यक्तित्व विकास से बनने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के बारे में। 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे। यह मॉडल पेपर है 2026-27 के लिए महामैराथन महासंग्राम रिवीजन क्लास है। तीव्र गति से मैं केवल यहाँ पर 100 क्वेश्चंस मैंने लिख रखे हैं ताकि आपको लगे कि मॉडल पेपर मैं दे रहा हूँ, नहीं तो यहाँ पर 150-200 क्वेश्चंस आज की वीडियो के माध्यम से आधे घंटे के माध्यम से तीव्र गति से मैं बताने का प्रयास करूंगा। तो यह लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो यहाँ पर बहुत ही तीव्र गति से सरल भाषा में चीज़ों को बताने का प्रयास मेरा रहेगा। बहुत ही फास्ट रिवीजन के तौर पर आप इस वीडियो को देखेंगे। परीक्षा आज लगी है, कल लगी है, परसों लगी है, किसी भी दिन लगी, किसी भी विश्वविद्यालय की, राम मनोहर लोहिया, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, एमजे प्यारू बरेली, मासा कुंभरी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आगरा विश्वविद्यालय, मां विंध्यवासिनी मिर्जापुर, मां पाटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय। इसके अलावा जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, मां शाकुंभरी सहारनपुर, महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी, या ऐसे तमाम प्रकार के और विश्वविद्यालय जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूं, उन सभी के लिए यह लेक्चर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। आइए मैं प्रश्नों की तरफ बढ़ता हूं और तीव्र गति से चीज़ों को समझाने का प्रयास करता हूं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपका आ चुका दोस्तों। प्रश्न है, व्यक्तित्व के 16 व्यक्तित्व कारक किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे? यानी कि 16 जो व्यक्तित्व कारक बताए गए हैं व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले, या व्यक्तित्व किसके द्वारा 16 व्यक्तित्व परीक्षण, या जो आप कह सकते हैं 16 व्यक्तित्व कारक किसके द्वारा बताए गए हैं? तो रेमंड कैटल ने बताया था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व स्वप्रतिवेदन मापन का एक उदाहरण है? इनमें से बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व स्वप्रतिवेदन मापन का एक उदाहरण है? तो वो है MMPI परीक्षण। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, TAT जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? थियोमेट्रिक अप्रोसिएशन टेस्ट। मार्गन एंड मोरे का है शायद ये कथन, ठीक है। हरमन रोसा का रोसा परीक्षण है, ये सब ध्यान रखें। व्यक्तित्व परीक्षण के ही प्रक्षेपी टेक्निक है ये सब। सिगमंड फ्रायड ने कौन सी मूल प्रवृत्ति पर अधिक जोर दिया है? सिगमंड फ्रायड मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक हैं, ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो सिगमंड फ्रायड ने दोस्तों काम प्रवृत्ति पर ज्यादा फोकस किया। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। व्यक्तित्व का कार्यात्मक कार्यपालक कहलाता है। व्यक्तित्व का कार्यपालक अहम कहलाता है। इड, ईगो एंड सुपर ईगो, इदम, अहम और पराहम की अवधारणा किसकी है? सिगमंड फ्रायड की है, जिसमें व्यक्तित्व का जो कार्यपालक होता है वो अहम होता है। नैतिकता के सिद्धांत पर काम कौन करता है दोस्तों? नैतिकता के सिद्धांत पर अहम काम करता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। बच्चे का विकासशील व्यक्तित्व किसके द्वारा प्रभावित होता है दोस्तों? तो बच्चे का विकासशील व्यक्तित्व जो होता है वो विद्यालय में प्राप्त अनुभवों के द्वारा, व्यक्ति के शरीर में ग्रंथियों के द्वारा, परिवार के द्वारा, इन सभी के द्वारा प्रभावित होता है। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, व्यक्तित्व के TAT यानी थियोमेट्रिक अप्रोसिएशन टेस्ट प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण में कार्ड की कुल संख्या कितनी होती है? ठीक है, थियोमेट्रिक अप्रोसिएशन टेस्ट जो है इसको दिया था मार्गन एंड मोरे ने, और एक इसके विपरीत था CAT। ठीक है, CAT व्यक्तित्व परीक्षण जो होता है बच्चों के लिए होता है, 3 साल से लेकर के 11 साल के बच्चों का व्यक्तित्व परीक्षण किया जाता है। और CAT व्यक्तित्व परीक्षण को दिया है किसने? किया है लियोपोल्ड बेलक ने। ठीक है, और TAT व्यक्तित्व परीक्षण को थियोमेट्रिक अप्रोसिएशन टेस्ट इसको कहते हैं, इसको दिया है मार्गन एंड मोरे ने। ये बातें आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो व्यक्तित्व परीक्षण का जो ये सिद्धांत है आपका TAT, इसमें 30 कार्ड की संख्या रखी गई है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो। कार्डों के माध्यम से आपके व्यक्तित्व को मापा जाता है। कार्ड आपको दिया जाएगा और कई सारे क्वेश्चंस करे जाएंगे। अगला क्वेश्चन, व्यक्तित्व मापन की किस विधि में समाज के व्यक्तियों से जानकारी लेकर निष्कर्ष निकाला जाता है? बताएंगे दोस्तों। व्यक्तित्व मापन की किस विधि में समाज के व्यक्तियों से जानकारी लेकर के निष्कर्ष निकाला जाता है? तो समाज मिति विधि से। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व के कितने अंग बताए हैं दोस्तों? 3 अंग बताए हैं, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से व्यक्तित्व पर किसका प्रभाव पड़ता है? वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। लगातार प्रश्न परीक्षा में आया हुआ है। ये सारे क्वेश्चंस पिछले कई वर्षों में पूछे गए हैं जिनको मैंने संकलित किया है। अगला क्वेश्चन, स्प्रेंगर ने व्यक्तित्व को किस आधार पर बांटा है दोस्तों? स्प्रेंगर ने व्यक्तित्व को समाजशास्त्रीय आधार पर बांटा। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमानवीय व्यवहार से युक्त व्यक्तित्व होता है। अमानवीय व्यवहार से युक्त व्यक्तित्व को तामसी व्यक्तित्व कहते हैं। सज, सत, रज और तम 3 प्रकार का व्यवहार होता है, जिसमें जो अमानवीय व्यवहार है उसको तामस गुण कहते हैं, जो है तमसी प्रवृत्ति कहते हैं। व्यक्तित्व के वाक्य पूर्ति परीक्षण
व्यक्तित्व के वाक्य पूर्ति परीक्षण की अगर बात की जाए तो इसका निर्माण किसने किया? तो व्यक्तित्व का वाक्य पूर्ति परीक्षण एक होता है जो व्यक्तित्व को मापता है। पाइन और टेंडलर नाम के विद्वानों ने मिलकर के इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया है, ठीक है? ये बात आप ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा लियोपोल्ड बेलक की अगर बात की तो इन्होंने CAT व्यक्तित्व परीक्षण, चाइल्ड एप्रोसिएशन टेस्ट और TAT व्यक्तित्व परीक्षण मॉर्गन एंड मुरे का है। ये सब ध्यान रखें, परीक्षा में प्रश्न पूछा आता रहा है। सृजनशील बालक का व्यक्तित्व होता है दोस्तों, सृजनशील बालक का व्यक्तित्व बहिर्मुखी होता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। रोसा शाही धब्बा परीक्षण में कुल कार्ड संख्या कितनी है? रोसा शाही धब्बा परीक्षण का जो है व्यक्तित्व मापन का ही परिक्षेपी टेक्निक है। इसको दिया था जो है हरमन रोसा ने। 10 कार्डों की संख्या होती है इसमें। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। व्यक्तित्व के निर्धारक घटक इनमें से कौन से? पारिस्थितिगत, सांस्कृतिक और जैविक, तीनों घटक होते हैं। उपरोक्त तो सभी करेक्ट आंसर होगा। जैविक घटकों में सम्मिलित इनमें से कौन सा नहीं है? जैविक घटकों में वंश परंपरा, शारीरिक लक्षण और मस्तिष्क की योग्यता सम्मिलित है, जबकि सांस्कृतिक घटक जो है ये अलग घटक है, ये नहीं सम्मिलित है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है, कथन किसका है? बेलिंगटन का है, बड़ा फेमस कथन है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। आगे देखिए, अब देखिए क्वेश्चन पेपर प्रश्न, आप देखिए क्वेश्चन पे, पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो परसोना शब्द से हुई। परसोना माने क्या होता है? मुखौटा, ठीक है। ग्रीक में मुखौटा कहते थे, मुखौटा माने मास्क, इसको लगा करके लोग एक्टिंग किया करते थे, मास्क, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। दूसरा प्रश्न, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक कौन कौन से? वंशानुक्रम, वातावरण, दोनों प्रभावित करते हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चन सारे के सारे आएंगे। तीसरा प्रश्न आपका आ चुका, जर्मन मनोवैज्ञानिक कार्ल जुंग के अनुसार व्यक्तित्व के कितने प्रकार हैं? जर्मन मनोवैज्ञानिक कार्ल जुंग के अनुसार दोस्तों व्यक्तित्व के कितने प्रकार हैं? तो व्यक्तित्व के 2 प्रकार होते हैं वैसे तो, जो है कार्ल जुंग ने बताया था। एक अंतर्मुखी, जो कि एक प्रकार से अपने अपने काम से ही मतलब रखते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं होता है। एक होते हैं बहिर्मुखी व्यक्तित्व, जो कि जो होते हैं ये मिलनसार होते हैं, समाज में इनका वर्चस्व होता है, समाज में बातचीत करते हैं। एक होता है उभयमुखी व्यक्तित्व, जो इन दोनों की विशेषताओं को, जिसको एम्बिवर्ट कहते हैं। तो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों की विशेषताओं को आपस में शामिल किए रहता है उभयमुखी। तो इस तरीके से तीनों व्यक्तित्व के प्रकार, बाद में उभयमुखी बताया उन्होंने, पहले अंतर्मुखी और बहिर्मुखी को ही बताया था। तो डी ऑप्शन लगा देंगे, उपरोक्त सभी बताया था। जर्मन मनोवैज्ञानिक है कार्ल जुंग। चौथा प्रश्न आपका आ चुका है, व्यक्तित्व मापन की विधि इनमें से कौन सी? साक्षात्कार, प्रश्नावली विधि और हरमन रोसा विधि, ये सारी विधियां जो हैं व्यक्तित्व को मापने की विधि है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। समूह चर्चा में किसी को किसके साथ संवाद करना चाहिए? जब भी आप ग्रुप डिस्कशन कर रहे हो, ऐसे में आपको ज्ञान के साथ, नॉलेज के साथ बात करनी चाहिए। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। छठा प्रश्न आपका आ चुका है, जब सभी प्रतिभागियों को एक ही क्रम में प्रश्नों की एक निश्चित सूची दी जाती है तो इसे हम क्या कहते हैं? दोस्तों तब इसको हम क्या कहते हैं? फटाफट से आप बताने का प्रयास करें। छठवें नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताने का प्रयास करें। 6 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर आपका डी ऑप्शन, निश्चित प्रश्न साक्षात कहते हैं। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। सातवां क्वेश्चन आपका आ चुका, उत्तरदाता से किसी भी मुद्दे पर गहन जानकारी प्राप्त करने के लिए आयोजित किया जाता है तो हम क्या आयोजित करते हैं दोस्तों? तब हम लोग गैर निर्देशात्मक साक्षात्कार आयोजित करते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आठवां क्वेश्चन से, किसी व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से अपनी बात कहने की अनुमति देकर उसके बारे में अधिक जानने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तिपरक विधि सबसे अच्छी मानी जाती है दोस्तों? तो विधि है आपकी साक्षात्कार विधि, इंटरव्यू विधि। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न अगला आपका आ चुका है, पेशेवर वातावरण में निम्नलिखित में से कौन सा उचित सौंदर्य अभ्यास है? इनमें से उचित सौंदर्य अभ्यास यानी कि अगर आप कहीं पर नौकरी में, कहीं ऑफिस में जा रहे हैं तो क्या आपको करना चाहिए? तेज परफ्यूम और कोलोन का अत्यधिक उपयोग, बिल्कुल गलत बात है, नहीं करना चाहिए। व्यक्तित्व स्वच्छता की अनदेखी करना, बिल्कुल गलत बात है, व्यक्तिगत स्वच्छता करनी चाहिए आपको, ये भी अनदेखी नहीं कर सकते इसको, ठीक है। बालों और नाखूनों की नियमित देखभाल, बिल्कुल करेक्ट आंसर सी ऑप्शन, बालों और नाखूनों की नियमित देखभाल करनी चाहिए पेशेवर वातावरण से अगर आप कनेक्टेड हैं तो। सिकुड़े और दागदार कपड़े पहनेंगे, बिल्कुल नहीं पहनेंगे। तो ये आप देखेंगे, जब भी आप क्वेश्चंस ऐसे आएंगे तो आप क्वेश्चंस को पढ़िएगा, और जब आप क्वेश्चंस को पढ़ेंगे दोस्तों, उसके आंसर ऑप्शन को पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक सही आंसर आपका निकल करके आ जाएगा। ये सबसे सरल विधि होती है कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के प्रश्नों को सॉल्व करने की। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कई रूढ़िवादी कार्यस्थलों में पुरुषों के चेहरे के बालों के लिए उपयुक्त लंबाई क्या है? तो दोस्तों कई रूढ़िवादी कार्यस्थलों पर पुरुषों के चेहरे के बालों की जो लंबाई होती है वो बड़े करीने से सजाया या संवारा गया हो। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, व्यवसायिक परिस्थितियों में नाखूनों को साफ और अच्छी तरह से बनाए रखना क्यों जरूरी होता है? इसलिए जरूरी होता है क्योंकि रोगाणुओं और संभावित समस्याओं से बचने के लिए। बी ऑप्शन,
अगर इसमें से आप ऑप्शन को पढ़ेंगे तो इसमें से क्या हो जाएगा, सारे ऑप्शन गलत निकल जाएंगे। जैसे कि नाखूनों का पेशेवर उपस्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बिल्कुल पड़ता है भाई, गलत है ये। पेशेवरों में नाखून की स्वच्छता की परवाह करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। रचनात्मक नेल आर्ट प्रदर्शित करना, बिल्कुल गलत बात है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, केवल बी ऑप्शन। तो पढ़ेंगे ऑप्शन तो बिल्कुल आपका सही ऑप्शन निकल आएगा। अगला क्वेश्चन, किसी पेशेवर परिवेश के लिए तैयार होते समय कार्यस्थल पर ड्रेस कोड पर विचार क्यों करना चाहिए दोस्तों, बताएंगे। किसी पेशेवर परिवेश के लिए तैयार होते समय कार्यस्थल पर ड्रेस कोड का विचार इसलिए करना चाहिए क्योंकि यह सुनिश्चित करने के लिए कि संवारने के तरीके संपूर्ण पेशेवर उपस्थिति के अनुरूप हो, यानी जिस हिसाब से आप जहां पर जाना उसके अकॉर्डिंग आप चीजों को करें, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, किसी सहकर्मी को बेहतर प्रतिक्रिया देने का विनम्र तरीका क्या है। किसी सहकर्मी मतलब आपके साथ काम करने वाले व्यक्ति को अगर बेहतर प्रतिक्रिया देना है तो आप क्या करें, निजी तौर पर एवं सहायक तरीके से रचनात्मक प्रतिक्रिया दें। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर। बाकी ऑप्शन बिल्कुल गलत होंगे, आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तीव्र गति से चूंकि मैं पढ़ा रहा हूँ इसी वजह से मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। बाकी समझने के लिए और मॉडल पेपर पढ़े हुए देख लीजिएगा। पेशेवर सेटिंग में मेकअप करते समय सुगंध का उपयोग किस प्रकार करना चाहिए, बताएंगे। पेशेवर सेटिंग में मेकअप करते समय सुगंध का उपयोग करना चाहिए सूक्ष्म सुगंध और न्यूनतम मात्रा, यानी ज़्यादा सेंट ना लगा ले, खूब ज़्यादा, ठीक है। बहुत हल्का सेंट और अच्छा सेंट लगाएं, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, किसी और को मेकअप संबंधी सलाह देने का विनम्र तरीका क्या होता है। किसी और को मेकअप संबंधी सलाह देने का विनम्र तरीका होता है दोस्तों, सहायक तरीके से रचनात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करें, मजाक कभी भी ना उड़ाएं, उनके मेकअप विकल्पों की खुलकर आलोचना करें नहीं, अपनी राय अपने पास रखें नहीं, अपनी मेकअप प्राथमिकताओं का मजाक उड़ाएं नहीं, गलत बात है, ठीक है। तो उनकी नहीं करना चाहिए, आपको सहायक तरीके से रचनात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करें और उनके बारे में अच्छे तरीके से बताएं। दांतों को फ्लास करने का सबसे अच्छा समय कब होता है। दांतों को फ्लास करने का सबसे अच्छा तरीका होता है ब्रश करने से पहले। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आपको अपने टूथब्रश या टूथब्रश हेड को कितनी बार बदलना चाहिए। तो आपको टूथब्रश या टूथब्रश हेड को महीने में मतलब कि कम से कम 3-4 महीने में बदल देना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका डी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, धूम्रपान ओरल हाइजीन को कैसे प्रभावित करता है दोस्तों। धूम्रपान ओरल हाइजीन को प्रभावित करता है, इससे दांतों में दाग पड़ जाते हैं जब आप धूम्रपान करते हैं और सांसों से दुर्गंध आती है। तो ये एक प्रकार से बड़ा बेतुका लगता है कहीं पर अगर आप जाते तो, ठीक है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है। चले, प्रश्न है आपका, लिखित संप्रेषण मौखिक संप्रेषण से श्रेष्ठ है क्योंकि। लिखित संप्रेषण इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि अगर लिखित संप्रेषण होता है, कहते हैं कि भाई लिख करके दे दो मैं मान जाऊंगा, क्योंकि कही हुई बात हो सकता है आपकी रिकॉर्ड ना की जा सके, लेकिन जब आप लिख करके देंगे तो ये रिकॉर्ड दस्तावेज में रहेगा और कहीं मौके पड़ने पर अगर आप मुकरते हैं बात से तो उसका प्रमाण आपके पास रहता है। बी ऑप्शन लिखित प्रमाण होता है, इसीलिए अच्छा माना जाता है। मौखिक संप्रेषण मौखिक संचार उपयुक्त होता है संबंधों में सुधार के लिए। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भावनाओं संवेगों को व्यक्त करने का माध्यम। भावनाओं और संवेगों को व्यक्त करने का माध्यम सांकेतिक संचार होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। मौखिक संचार संचार प्रक्रिया में सर्वोपरि है क्योंकि इसमें शब्दों के साथ साथ शारीरिक भाषा का भी प्रयोग होता है। यह कथन किसने कहा था, यह कथन बाइली ने कहा था। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। दृश्य श्रव्य संचार के साधन है। दृश्य श्रव्य संचार के साधन जैसे फैक्स हो गया, इंटरनेट है, सेलुलर फोन्स हैं, ये सब दृश्य और श्रव्य यानी देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त तो सभी करेक्ट आंसर है। इंटरनेट के प्रश्न आपका आ चुका, इंटरनेट के प्रयोग में आने वाली समस्या नहीं है। इंटरनेट में देखेंगे दोस्तों हैकिंग की समस्या आ सकती है, वायरस की समस्या आ सकती है। इंटरनेट के प्रयोग में आप देखते दोस्तों कौन सी समस्या नहीं आ सकती है, प्रश्न अगर पूछा जाएगा तो भाषा की समस्या इसमें नहीं आ सकती है। अच्छा, हो सकता है कभी कभी कोई वर्तनी शुद्धि गलत हो जाए तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा कौन सी इंटरनेट प्रयोग में समस्या है, ठीक है। नहीं वाला काट दीजिएगा तो डी ऑप्शन लगा देंगे, उपरोक्त सभी हो सकते हैं, दोनों क्वेश्चन इसके बन सकते हैं। संचार प्रक्रिया मतलब संचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सूचनाओं का हस्तांतरण है, चाहे वह उसमें विश्वास करे या ना करे। ये कथन किसका है। संचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सूचनाओं का हस्तांतरण होता है, चाहे वह उसमें विश्वास व्यक्त करे या ना करे। इसको कहा था कुंट्ज और ओडेनल ने। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। किस विद्वान के अनुसार यदि प्रेषित संदेश यानी भेजा गया संदेश प्राप्तकर्ता की समझ में नहीं आता है तो संचार प्रक्रिया अधूरी रहती है। तो बिल्कुल अधूरी रहती है, कथन कहा था डेविस ने। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। संचार के बिना किस प्रबंधन कार्य की कल्पना नहीं की जा सकती दोस्तों। तो संचार के बिना निर्देशन की कल्पना बिल्कुल भी आप नहीं कर सकते, डायरेक्शन दे ही नहीं सकते जब संचार नहीं चल रहा है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। संचार के प्रकार है मौखिक लिखित सांकेतिक, तीनों प्रकार के संचार हैं, उपरोक्त तो सभी करेक्ट आंसर है। व्यावसायिक संदेशवाहन उसी समय पूर्ण माना जाएगा जब। व्यावसायिक संदेशवाहन उसी समय पूर्ण माना जाएगा दोस्तों जब
संदेशदाता और प्राप्तकर्ता दोनों उनका समान अर्थ लगाएं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। व्यावसायिक संचार की विशेषताएं इनमें से कौन सी हैं? व्यावसायिक संचार की विशेषताएं मानव से संबंधित हैं, प्रतिक्रिया और सतत और व्यवस्थित प्रक्रिया। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। फैक्स प्रणाली के आविष्कारकर्ता कौन है? फैक्स प्रणाली के आविष्कारकर्ता है अलेक्जेंडर बेन। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मौखिक संचार की आधुनिक और प्रचलित तकनीक इनमें से कौन सी है? मौखिक संचार की आधुनिक और प्रचलित तकनीक है दोस्तों सेलुलर फोन, इस समय सबके पास। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अनुपलब्ध व्यक्ति के लिए संदेश जोड़ने हेतु कौन सी तकनीक प्रयोग में लाई जाती है आजकल? तो लाई जाती है वॉइस मैसेज सिस्टम। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका जो कक्षा संचार में कक्षा संचार के संदर्भ में दृष्टिकोण, क्रियाओं और दिखावट को इस प्रकार जो है माना जाता है। किस प्रकार से माना जाता है? 33 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, गैर मौखिक संचार, सी ऑप्शन। संदेश का फीडबैक जो होता है कहाँ से आता है? संचार का। तो संदेश का फीडबैक जो आएगा दोस्तों कहाँ से आएगा? संचारक से आएगा, मीडिया से, दर्शक से, सैटेलाइट से। तो 34 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, दर्शकों से आता है फीडबैक। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 35 नंबर, संचार प्रक्रिया कब पूरी मानी जाती है? संचार कम्युनिकेशन प्रोसेस तभी कंप्लीट मानी जाएगी दोस्तों जब प्राप्तकर्ता संदेश को समझ जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर का डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, शुक्ला स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहां पर लाइव क्लास मैंने ली है कम्युनिकेशन की, देख लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, संचार की बाधा इनमें से कौन सी? श्रोता, संचारक और शोर। 36 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ये सब जो है संचार में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं, हालांकि जो है शोर जो होता है सबसे अधिक बाधा उत्पन्न कर सकता है, ये बात ध्यान रखें। तो इसका सी ऑप्शन ज्यादा बेटर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 37 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चे के व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करता है? तो वंशानुक्रम, भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, सभी प्रभावित करते हैं। डी ऑप्शन इसका लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 38 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छे व्यक्तिगत व्यक्तित्व की विशेषता है? इनमें से अच्छे व्यक्तित्व की विशेषता होती है दोस्तों उत्साही, संचार कौशल और दृढ़ निश्चयी। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। 39 नंबर क्वेश्चन से, व्यक्तित्व मापन का प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण टीएटी है, इनमें से कौन सा? 39 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, प्रक्षेपी टेक्निक है वो। व्यक्तित्व मापन का प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण जो है प्रक्षेपी टेक्निक है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सा क्रेसमर के द्वारा दिए गए व्यक्तित्व का प्रकार इनमें से नहीं है? क्रेसमर के द्वारा व्यक्तित्व का प्रकार कौन सा नहीं? 40 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, एस्थेटिक कोई प्रकार का व्यक्तित्व नहीं है। एथलेटिक, एस्थेनिक और पिकनिक टाइप के व्यक्तित्व बताए थे क्रेसमर महोदय ने। 41 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का निर्धारक है? इनमें से जलवायु, आनुवंशिकता, पर्यावरण, सभी व्यक्तित्व के निर्धारक होते हैं। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व की बाहरी प्रस्तुति को क्या कहते हैं? व्यक्तित्व की बाहरी प्रस्तुति को दोस्तों हम लोग कहते हैं रूप रंग। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका दोस्तों, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, साक्षात्कार का उद्देश्य है। साक्षात्कार का उद्देश्य होता है व्यवहार, संप्रेषण योग्यता और आईक्यू को जांचना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका दोस्तों? इसका साक्षात्कार का उद्देश्य जो होता है ये सभी होता है, उक्त सभी। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन, मतलब अगला क्वेश्चन आपका चुका, नियुक्ति के लिए आवेदकों का मूल्यांकन करने के लिए आयोजित किया जाता है, बताएंगे। नियुक्ति के लिए आवेदकों का मूल्यांकन करने के लिए आयोजित किया जाता है क्या? इंटरव्यू, साक्षात्कार, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। बनावटी साक्षात्कार का संचालन कितने चरणों में होता है? तो 4 चरणों में होता है बनावटी साक्षात्कार का जो है संचालन। मानसिक दबाव साक्षात्कार का क्या है? मानसिक दबाव साक्षात्कार का गहन साक्षात्कार है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी सफल सामूहिक विचार विमर्श की आवश्यक शर्त होती है? सामूहिक विचार विमर्श मतलब कि ग्रुप डिस्कशन। तो इनमें से सफल सामूहिक विचार विमर्श की आवश्यक शर्त होती है विचारों का आदान प्रदान हो जाए, उद्देश्य की प्राप्ति हो जाए और सकारात्मक पॉइंट ऑफ व्यू से बातचीत पूरी हो। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, समूह विचार विमर्श है। समूह विचार विमर्श जो होता है वो दोस्तों मौखिक संचार, लिखित संचार, सांकेतिक संचार, किसमें होता है? समूह विचार विमर्श जो होता है दोस्तों ये मौखिक संचार में होता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला, समूह विचार विमर्श का उद्देश्य क्या होता है? समूह विचार विमर्श का उद्देश्य होता है सुझाव प्राप्त करना, विचारों का आदान प्रदान करना और निर्णय लेना। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, समूह विचार विमर्श के दौरान अध्यक्ष का उत्तरदायित्व है, बताएंगे। समूह विचार विमर्श के दौरान अध्यक्ष का उत्तरदायित्व होता है नियमों को बनाए रखना। नियम बनाए रखेंगे तभी समूह चर्चा आगे बढ़ सकेगी। अगला क्वेश्चन, विचार विमर्श की संपूर्ण प्रक्रिया को रिकॉर्ड करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो विचार विमर्श की संपूर्ण प्रक्रिया को रिकॉर्ड करने वाले व्यक्ति को रिकॉर्डर कहते हैं। सी ऑप्शन। समूह विचार विमर्श का दोष, यानी समूह मतलब कि इसका ग्रुप डिस्कशन जिसको कहते हैं उसी को समूह विचार विमर्श भी कहते हैं। समूह विचार विमर्श के
का दोष जो होता है इनमें से क्या होता है, व्यर्थ बातें अगर होती रही तो इसका मतलब वो कि दोष है। बाकी सहभागिता, श्रम का विभाजन और अधिक जानकारी, ये समूह विचार विमर्श का लाभ होता है, दोष नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सी सफल सामूहिक विचार विमर्श की आवश्यक शर्त है, बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी सफल सामूहिक विचार विमर्श की आवश्यक शर्त है दोस्तों, उद्देश्य की प्राप्ति, विचारों का आदान प्रदान और सकारात्मक पॉइंट ऑफ व्यू, ये सभी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। समूह परिचर्चा के तत्व हैं, बताएंगे। सामूहिक परिचर्चा के तत्व इनमें से कौन सा दोस्तों, देखिए समस्या का हल खोजना, समूह का छोटा होना और समस्या का होना। करेक्ट आंसर क्या है, सामूहिक परिचर्चा का तत्व इनमें से ये सभी होगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। सामूहिक परिचर्चा के लाभ हैं, सामूहिक परिचर्चा का लाभ दोस्तों इनमें से क्या है, विभिन्न व्यक्तियों की विभिन्न विशेषताओं का प्रयोग करना, विचारों की विविधता का होना, विशेषज्ञों की राय का लाभ मिलना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी समूह परिचर्चा के लाभ होते हैं। सामूहिक परिचर्चा के दोष इनमें से क्या हैं, सामूहिक परिचर्चा में कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि अनावश्यक बातें आती हैं तो दोष माना जाता है। राय और विचारधारा का कभी कभी अलग हो जाते हैं तो मारपीट हो जाती है, दिक्कत आ जाती है विचारधारा में। प्रणाली का महंगा होना, ये प्रणाली महंगी है, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त तो सभी दोष हैं। सामूहिक चर्चा के तत्व इनमें से उद्देश्य, नेतृत्व और विषय तीनों होते हैं, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। सामूहिक चर्चा के दौरान ध्यान रखने योग्य बातें इनमें से कौन सी है, सामूहिक चर्चा के दौरान हमको जो है सहमत करने की क्षमता होनी चाहिए, बोलने की वाक्पटुता होनी चाहिए और विचारों की परिपक्वता भी हमारे अंदर होनी चाहिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका डी ऑप्शन, उपरोक्त तो सभी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, देखिए एक साफ सुथरी हेयर स्टाइल किसका हिस्सा है दोस्तों, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। एक साफ सुथरी जो हेयर स्टाइल होती है दोस्तों, ये किसका, व्यक्तिगत संवारना, व्यक्तिगत पर्सनल ग्रूमिंग का हिस्सा है। 43 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, इनमें से कौन सा आपके औपचारिक लुक को बेहतर बनाता है। औपचारिक लुक के आपको कौन बेहतर बनाता है दोस्तों, 44 नंबर का सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। औपचारिक जूते और साफ कपड़े अगर पहने, फॉर्मल शूज एंड क्लीन क्लोथ्स, तो आपका औपचारिक लुक और बेहतर बनता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा व्यक्तित्व का एक घटक है, देखिए शारीरिक बनावट, शारीरिक व्यवहार, सामाजिक व्यवहार, मानसिक क्षमताएं, ये सब व्यक्तित्व के घटक होते हैं, डी ऑप्शन उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर है। ओरल हाइजाइन, मुंह की सफाई किससे बचाती है, त्वचा की समस्याओं से नहीं, दांतों की समस्याओं से बचाती है, डेंटल इश्यूज से, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, इनमें से कौन सी ग्रूमिंग गतिविधि नहीं है, इनमें से ग्रूमिंग गतिविधि कौन सी नहीं है दोस्तों, 47 नंबर। इनमें से ग्रूमिंग गतिविधि में देखिए बालों की स्टाइलिंग करना ग्रूमिंग में आता है, दांतों को ब्रश करना पर्सनल ग्रूमिंग में आता है, साफ कपड़े पहनना पर्सनल ग्रूमिंग में आता है, कठिन अध्ययन करना ये ग्रूमिंग में नहीं आता दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। चलिए, जो नहीं दिख रहा है उसको छोड़ दी। ग्रूमिंग का अर्थ क्या होता है दोस्तों, ग्रूमिंग का अर्थ 49, ग्रूमिंग का अर्थ होता है आत्म प्रस्तुति और साफ सफाई करना। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्किन केयर में क्या शामिल है, स्किन केयर की बात की जाए दोस्तों, स्किन केयर में आपका चेहरा धोना, मॉइस्चराइज करना और सनस्क्रीन लगाना, ये सब शामिल है, डी ऑप्शन लगा देंगे। अगला क्वेश्चन, व्यक्तित्व में कौन सा तत्व बदला नहीं जा सकता, व्यक्तित्व में दोस्तों कौन सा, अनुवांशिकता, आपकी पर्यावरण बदल सकते, 51 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पर्यावरण बदल सकते हैं आप, आदतें बदल सकते हैं सर, संचार कौशल भी बदल सकते हैं, लेकिन अनुवांशिकता आप बदल नहीं सकते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ग्रूमिंग से क्या बनता है दोस्तों, ग्रूमिंग से क्या बनता है, अच्छा पहला प्रभाव बनता है, अ फर्स्ट इंप्रेशन, अ गुड फर्स्ट इंप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर पहली लुक में आपने किसी को गिरा लिया भैया, किसी को आकर्षित कर लिया अपनी तरफ, तो पूरा जब तक वो आपके पास रहेगा तब तक आपके जो है हमेशा इर्द गिर्द ही रहेगा और आपका रिस्पेक्ट बहुत करेगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, इनमें से कौन दिखावे यानी कि अपीयरेंस से संबंधित है, बताएंगे फटाफट से आप बताने का कौन दिखावे से संबंधित है, 53 नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। बालों की देखभाल जो है दिखावे से संबंधित होता है, बाकी ज्ञान, भावनाएं और लक्ष्य आंतरिक होते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन से, अच्छे समरे हुए लोग आमतौर पर कैसे दिखते हैं, अच्छे साफ सुथरे लोग या समरे हुए जो सजे रहते हैं लोग, मेकअप वगैरह से बिल्कुल फिट रहते हैं, वो आत्मविश्वासी दिखते हैं। जो व्यक्ति बढ़िया तरीके से, अगर लुक आपका अच्छा लग रहा है तो आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। 55 नंबर क्वेश्चन से, व्यक्तित्व मूल्यांकन के लिए कौन सा उपकरण जो है उपयोग होता है, 55 नंबर बताएंगे, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्यक्तित्व परीक्षण, पर्सनालिटी टेस्ट होता है व्यक्तित्व मूल्यांकन के लिए, ठीक है, इसमें हरमन रोसा इंक पॉट टेस्ट होता है, ठीक है, शाही दबा परीक्षण हो गया, टीएटी हो गया, सीएटी हो गया, ठीक है, साक्षात्कार, पर्सनालिटी, तमाम प्रकार की विधियों का प्रयोग करके हम लोग व्यक्तित्व का मापन करते हैं। एक रिज्यूम में क्या शामिल होना चाहिए, 56 नंबर। एक रिज्यूम में दोस्तों शैक्षणिक योग्यताएं, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शामिल होनी चाहिए, बी ऑप्शन। 57 नंबर, ग्रुप डिस्कशन, समूह चर्चा से क्या फायदा होता है, समूह चर्चा से टीम वर्क और विचारों का आदान प्रदान होता है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रमुख गुण है, इनमें से व्यक्तित्व का प्रमुख गुण होता है व्यक्ति का व्यवहार, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। बोनर ने व्यक्तित्व के कितने प्रमुख तत्व बताए हैं दोस्तों, बोनर ने व्यक्तित्व के 6 प्रमुख तत्व बताए हैं, सी ऑप्शन।
जीन पियागेट ने व्यक्तित्व विकास की कितनी अवस्थाएं बताई? तो 4 अवस्थाएं बताई जीन पियागेट ने। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों मैं तीव्र गति से बता रहा हूँ, 100 से अधिक क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन बहिर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं? बहिर्मुखी व्यक्तित्व जो होते हैं दोस्तों, वो एक प्रकार से मिलनसार टाइप के होते हैं। बहिर्मुखी व्यक्तित्व कैसे होते हैं? विशेषताएं नहीं है पूछा गया है ना। देखिए बहिर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषताओं में मिलनसार, आक्रामक स्वभाव और नेतृत्व शक्ति सब इनके अंदर होता है बहिर्मुखी व्यक्तित्व में। दिवा स्वप्न देखने वाले होते हैं भैया अंतर्मुखी व्यक्तित्व, वो घर में रहते हैं, उनको कोई मतलब नहीं होता है। और बचपन में व्यक्तित्व होता है, बचपन में व्यक्तित्व जो होता है दोस्तों, वो बहिर्मुखी होता है। किसी से भी आप बात करते हैं और किसी के चाहे दुश्मन हो तो वो भी अगर कुछ खाने के देगा तो उसको भी खाएंगे। निम्नलिखित में से कौन अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है? देखिए सामाजिकता अंतर्मुखी व्यक्तित्व में नहीं आता है। अंतर्मुखी विनम्र होंगे, आत्म केंद्रित होंगे, रूढ़िवादी होंगे, लेकिन सामाजिक नहीं होंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका। ग्रंथियों के आधार पर ग्रंथियों के आधार पर विभिन्न प्रकार के व्यक्तित्व का वर्णन किसने किया है? तो ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व का विभिन्न प्रकार से वर्णन किया है कैनन ने। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। सिगमंड फ्रायड के अनुसार सुपर ईगो किस अवस्था में उभरता है? दोस्तों ग्रंथियों के आधार पर सुपर ईगो जो होता है, वो एक प्रकार से ग्रंथियों के आधार पर सुपर ईगो जो होता है वो क्या होता है? लैंगिक लैंगिक में उभरता है, लैंगिक अवस्था में। अगला क्वेश्चन, व्यक्तित्व का वह कौन सा भाग है जो लोगों को नैतिक आदर्शों के अनुरूप कार्य करने के लिए बाध्य करता है? तो वो होता है दोस्तों सुपर ईगो। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। किस सिद्धांतकार ने व्यक्तित्व में आत्म अवधारणा के महत्व पर ध्यान केंद्रित किया है? तो किया है कार्ल रोजर्स ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। किस सिद्धांतकार ने व्यक्तित्व के त्रिकारक सिद्धांत का सुझाव दिया है? व्यक्तित्व के त्रिकारक सिद्धांत का दिया है हंस आइजेंक ने। सी ऑप्शन। किस व्यक्तित्व गुण में उदासी या भावात्मक अस्थिरता शामिल होती है दोस्तों? किस व्यक्तित्व गुण में उदासी या भावात्मक अस्थिरता शामिल होती है? वो होती है मनोविक्षुब्धता में। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण पुनः मतलब पूर्णतः मौखिक परीक्षण है? पूर्णतः मौखिक परीक्षण इनमें से कौन सा है? व्यक्तित्व प्रश्नावली पूर्णतः मौखिक परीक्षण होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व माप की प्रक्षेपी टेक्निक है? व्यक्तित्व माप की प्रक्षेपी टेक्निक होती है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। ठीक है, थियोमेटिक अप्रियोसेशन टेस्ट, टीएटी कहते हैं। मार्गन एंड मोरे ने इस सिद्धांत को दिया था। अगला, व्यक्तित्व कारक किसकी देन है दोस्तों? व्यक्तित्व कारक देन है रेमंड कैटल की। बी ऑप्शन। व्यक्तित्व की आत्म विवरण माप का एक उदाहरण है तो होता है आपका MPI परीक्षण। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। रोसा इंक पॉट टेस्ट एक है, रोसा इंक ब्लॉट टेस्ट, इंक ब्लॉट टेस्ट एक होता है, व्यक्तित्व परीक्षण होता है, हरमन रोसा ने दिया है। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वोत्तम मूल्यांकन निम्न की सहायता से किया जा सकता है। एक प्रक्षेपी टेक्निक के माध्यम से व्यक्तित्व के मतलब व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वोत्तम मूल्यांकन हम प्रक्षेपी टेक्निक से कर सकते हैं दोस्तों, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, यदि आप लिंक्डइन एक पेशेवर नेटवर्किंग साइट है जहां पर लोग नौकरी करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि आप लिंक्डइन पर किसी नौकरी की पोस्ट देखते हैं जिसमें आपकी रुचि, आप नौकरी करने के इच्छुक हैं, तो अपनी रुचि व्यक्त करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? इनमें से सबसे अच्छा तरीका दोस्तों, अपनी रुचि और योग्यता व्यक्त करते हुए पोस्ट पर टिप्पणी करें। अपनी रुचि बताइए, इंटरेस्ट बताइए कि मेरी इस पोस्ट में रुचि है और मेरे पास ये योग्यता है इस पोस्ट के लिए। ठीक है, और टिप्पणी कर दे, कमेंट। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। किस प्रकार की समूह चर्चा का उद्देश्य विभिन्न दृष्टिकोणों का पता लगाना तथा आम सहमति पहुंचाना होता है? तो किस प्रकार की समूह चर्चा का उद्देश्य विभिन्न दृष्टिकोणों का पता लगाना तथा आम सहमति तक पहुंचना होता है? वो होता है दोस्तों समूह समस्या समाधान। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। किस प्रकार की समूह चर्चा किसी विषय के विभिन्न पहलुओं को प्रस्तुत करने पर ध्यान केंद्रित करती है? तो किस प्रकार की समूह चर्चा किसी विषय के विभिन्न पहलुओं को प्रस्तुत करने पर केंद्रित करती है दोस्तों? वो होती संगोष्ठी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। एक संगोष्ठी में सामान्यतः शामिल होता है, एक संगोष्ठी में दोस्तों क्या शामिल होता है? एक एकल वक्ता जो किसी विषय को प्रस्तुत करता है उसी वो शामिल होता है। ए ऑप्शन। फिश बाउल चर्चा में क्या शामिल है? फिश बाउल चर्चा क्या होती है दोस्तों? फिश बाउल चर्चा प्रतिभागी एक घेरे में बैठ करके किसी विषय पर चर्चा करते हैं, उसको फिश बाउल चर्चा कहते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। समूह चर्चा में पहला चरण क्या होता है? समूह चर्चा में पहला चरण होता है दूसरे के दृष्टिकोण को सुनना। ए ऑप्शन, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। समूह चर्चा में आइस ब्रेकर की क्या भूमिका होती है? आइस ब्रेकर मैत्रीपूर्ण वातावरण को बनाए रखता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है, ताकि जो है झगड़ा लड़ाई उसमें ना हो, सभी लोग सहमति से बातचीत करते रहें। समूह चर्चा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? समूह चर्चा का प्राथमिक उद्देश्य होता है आपसी निर्णय और समाधान पर पहुंचा जाए। बी ऑप्शन। समूह चर्चा में प्रतिभागियों का मूल्यांकन निम्न आधार पर किया जाता है। तो समूह चर्चा में प्रतिभागियों का मूल्यांकन दोस्तों उनके सुनने के कौशल और उनकी भागीदारी कितनी उसके आधार पर करते हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। समूह चर्चा निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कौशल है? समूह चर्चा
में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कौशल है? तो अशाब्दिक संप्रेषण जो होता है एक प्रमुख कौशल आता है। किस प्रकार की समूह चर्चा में प्रतिभागी अपने व्यक्तिगत अनुभव और राय को साझा करते हैं? तो किस प्रकार की समूह चर्चा में प्रतिभागी अपने व्यक्तिगत अनुभव और राय को साझा करते हैं? वो तो दोस्तों कौन सा? डी ऑप्शन, मस्तिष्क उद्वेलन। एक पैनल पर चर्चा में प्रतिभागी जो होते हैं किसी विशिष्ट विषय पर अपने विचार को साझा करते हैं, शेयर करते हैं। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप बहुत सारे प्रश्नों को समझ पा रहे हैं। आगे देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इस तरीके से आप तमाम कम से कम 120-30 क्वेश्चन आप समझ चुके हैं। ठीक है, अब मैं 150 की तरफ बढ़ रहा हूँ तीव्र गति से। ऐसे 100 मैंने लिखा हुआ, लेकिन मैंने बहुत सारे प्रश्नों को देख लिया है। ठीक है, चलिए फिर से देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आंखों से संबंधित अशाब्दिक संचार का अध्ययन करता है? आंखों से संबंधित अशाब्दिक संचार के अध्ययन को दोस्तों ओक्यूलिसिक्स कहते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, अगर दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रंगों से संबंधित संप्रेषण विज्ञान है? रंगों से संबंधित, जैसे कि लाल रंग जो है आक्रामकता को दर्शाता है, सफेद रंग या हरा रंग शांति को दर्शाता है, तो ऐसे तो निम्नलिखित में से कौन से रंगों से संबंधित संप्रेषण है? तो उसको बोलते हैं क्रोमेटिक्स। क्रोमेटिक्स रंगों से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समय के प्रयोग से संबंधित अशाब्दिक संचार है? यानी कि समय से पहुंचना, समय से आना, वो होता है क्रोनेमिक्स। समय से संबंधित संचार को क्रोनेमिक्स कहते हैं। क्रोमेटिक्स रंग के अध्ययन को कहते हैं। ओक्यूलिसिक्स दोस्तों आंखों के संपर्क से कहते हैं। क्रोनेमिक्स का उदाहरण इनमें से क्या है? क्रोनेमिक्स में दोस्तों आपका आता है, क्रोनेमिक्स का संबंध जो है वेटिंग टाइम, किसी का आप इंतजार कर रहे, बातचीत का समय, कार्य का समय, सब आता है इसमें। तो डी ऑप्शन लगा देंगे उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, क्रोनेमिक्स को भी कहते हैं, क्रोनेमिक्स को क्या कहते हैं? समय भाषा कहते हैं। ए ऑप्शन, टाइम लैंग्वेज। गंध की भावना से जुड़े अशाब्दिक संचार को क्या कहते हैं? जिसमें जो है सुगंध शामिल होती है, उसको बोलते हैं आल्फेटिक्स। आल्फेटिक्स जो दोस्तों होता है ये गंध की भावना से जुड़े हुए होता है। ठीक है, अगला, अंतर्राष्ट्रीय संकेत भाषा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय संकेत भाषा दिवस 23 सितंबर को मनाते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक चेहरे का भाव है? सकारात्मक चेहरे का भाव दोस्तों इनमें से सुनते समय सिर हिलाना सकारात्मक चेहरे का भाव है। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। सीधी शारीरिक मुद्रा क्या दर्शाती है? सीधी शारीरिक मुद्रा आपका आत्मविश्वास दर्शाती है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सकारात्मक चेहरे की अभिव्यक्ति को दर्शाता है? सकारात्मक चेहरे की अभिव्यक्ति को नेत्र संपर्क बनाए रखना, आई कांटेक्ट लगातार अगर बना रहेगा बातचीत करने के दौरान, इसका मतलब है कि आप जो है पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका, निम्नलिखित में से कौन सा गैर मौखिक संकेतों का एक विशिष्ट उदाहरण है जिसमें आवाज में परिवर्तन, दर, मात्रा और ठहराव का उपयोग किया जाता है? उसको कहते हैं दोस्तों पार भाषा। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाइपेटिक्स अशाब्दिक संचार का एक रूप है जो किसका अध्ययन करता है? हाइपेटिक्स दोस्तों क्या करता है? यह अशाब्दिक संचार में स्पर्श के अध्ययन को देता है, यानी कि टच करके बातचीत करना, संवाद करने के लिए स्पर्श यानी टच करके बातचीत करने को दिखाता है। अशाब्दिक संचार में स्पर्श व्यवहार के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? हाइपेटिक्स कहते हैं। ठीक है, ओक्यूलिसिक्स क्या कहते हैं? ओक्यूलिसिक्स आंख के अध्ययन को कहते हैं। ठीक है, आंखों संबंधित अशाब्दिक संचार को ओक्यूलिसिक्स, रंगों से संबंधित संप्रेषण विज्ञान को क्रोमेटिक्स, ठीक है, और जो है समय से संबंधित अशाब्दिक संचार को क्रोनेमिक्स कहा जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। इस तरीके से आपने चीज़ों को समझा। गंध से संबंधित जो है अशाब्दिक संचार को आल्फेटिक्स कहा जाता है, और हाइपेटिक्स जो है स्पर्श करके शाब्दिक संचार जब करते हैं अशाब्दिक संचार, तो उसको हम लोग हाइपेटिक्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन, शारीरिक भाषा, हाव भाव, मुद्राएं, चेहरे के भाव तथा शारीरिक गतिविधियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसको हम लोग दैहिक भाषा कहते हैं। ठीक है, बॉडी लैंग्वेज। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। समारना अशाब्दिक संचार का एक रूप है जो, समारना अशाब्दिक संचार का एक रूप है जो सचेत है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इनमें से कौन सा गैर मौखिक संचार का मुख्य तत्व है? गैर मौखिक संचार का मुख्य तत्व होता है वक्ता का इशारा या गति। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका दोस्तों। प्रश्न है, निम्नलिखित को छोड़ करके सभी गैर मौखिक संचार में शामिल हो सकते हैं। निम्नलिखित को छोड़ करके सभी गैर मौखिक संचार में शामिल हो सकते हैं। देखिए, इशारे, चेहरे के भाव और स्पर्श ये गैर मौखिक संचार में शामिल हो सकते हैं। किसको छोड़ करके? फोन संदेश जो है मौखिक संचार होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। तो यही इसको छोड़ करके बाकी सब गैर मौखिक संचार में आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन, संचार में आवाज का सुर, शारीरिक भाषा, चेहरे के भाव ये सब शामिल होते हैं किसमें? अशाब्दिक संचार में। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों आपने बहुत सारे प्रश्नों को समझ लिया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार बनाए रखेंगे। चलिए और भी देख लीजिए क्वेश्चन। प्रश्न, जूम पर लिखा गया इंटरव्यू क्या कहलाता है दोस्तों? 59 नंबर, जूम पर लिखा गया इंटरव्यू जो है दोस्तों कहलाता है वीडियो इंटरव्यू। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन, रिज्यूम में क्या नहीं होना चाहिए? रिज्यूम में आपकी कौशल, उपलब्धियां, शिक्षा होनी चाहिए। वर्तनी की गलतियां यानी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। सी ऑप्शन।
एक सीबी कैसा होना चाहिए? सीबी माने करिकुलम बीटी। एक सीबी स्पष्ट और व्यवस्थित होना चाहिए। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 61 का, ठीक है? अगला समूह चर्चा में इनमें से कौन सी एक गलती होती है? बातचीत पर हावी होना, ये गलती है दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? 62 नंबर का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं साक्षात्कार में क्या नहीं करना चाहिए? दोस्तों साक्षात्कार में हमको देर से नहीं पहुँचना चाहिए, मतलब देर से पहुँचना एक गलत बात है, ठीक है? लिंक्डइन का उपयोग क्या होता है? लिंक्डइन प्रोफेशनल नेटवर्किंग के लिए प्रयोग होता है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 62 नंबर इंटरव्यू में क्या पहनना चाहिए? इंटरव्यू में आपको साफ और औपचारिक कपड़े पहनना चाहिए, बी ऑप्शन। समूह चर्चा किसमें सुधार करती है? समूह चर्चा सामाजिक कौशल में सुधार करती है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 67 नंबर प्रश्न है आपका, जॉब इंटरव्यू का उद्देश्य क्या है दोस्तों? जॉब इंटरव्यू का उद्देश्य उम्मीदवार का मूल्यांकन करना, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 68 नंबर इंटरव्यू से पहले क्या करना चाहिए? इंटरव्यू से पहले कंपनी के बारे में जानकारी ग्रहण कर लेनी चाहिए, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपने बहुत सारे प्रश्नों को समझ लिया है। बाकी और भी मॉडल पेपर में हम मिलते रहेंगे। धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे और को करिकुलर मास्टर जहाँ पर ये वीडियो देख रही है इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नया चैनल है और यहाँ पर बहुत सारे लेक्चर आपके इसके मिल जाएंगे कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के। धन्यवाद।